हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 हिस्ट्री सोशल साइंस क्लास 10। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। पहला टॉपिक हमारे पास दिया गया है द सोर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर हमें इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानना है, सो वी मस्ट डीप डाइव इनटू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अराउंड 4000 BC एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर द रिवर इंडस, जिसे सिंधु वैली भी कहते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स विच गॉट डेवलप्ड हियर, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो। ये जो सिंधु सभ्यता थी वो हड़प्पा मोहनजोदारो से एक्सटेंड किया मीरठ इन गंगा वैली तक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैसे दीज आर द सम ऑफ द इंडस वैली साइट्स। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वेयर द टू मेन टाउन्स। ठीक है, मेरगढ़ जो एट प्रेजेंट इट इज इन पाकिस्तान, हड़प्पा देन मोहनजोदारो, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट जो ये लोथल है, दिस इज इन गुजरात। ओके, नाउ बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत का या सिंधु सभ्यता के जो आर्किटेक्ट है दे आर द द्रविडियंस। मेनी पीपल और द मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द्रविडियंस आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और वी कैन से डिस्कवरीज इन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे हमें पता चलता है कि व्हाट वाज द कल्चर एंड हाउ डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली पीपल लीव। मतलब इंडस वैली के लोग रहते कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था, वो लोग कौन सी धर्म की पालन करते थे। जैसे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैचूज मिला, स्टैचूज ऑफ पशुपति, दिस वन अब देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ पशुपति। Then oldest शिवलिंगा which was found at the हड़प्पन साइट एंड कलिबंगन, दोनों साइट में ही मिला है शिवलिंगा। इससे पता चलता है कि सनातन धर्म existed 4000 years ago। ओके, देन मदर गॉडेस ये भी मिला है। देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुल यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाले बुल, ये मिला है एक सील में, यूनिकॉर्न। देन स्वास्तिक का एक सील में स्वास्तिक सिंबल मिला है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इंडस वैली के जो लोग थे दे यूज्ड टू फॉलो टोटेमिज्म, वर्शिपर ऑफ टोटेमिज्म। ठीक है, हिस्टोरियन आरसी मजूमदार का तो यह भी मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोगों का चलना था, लोगों का थिंकिंग्स था, आज भी भारत के लोगों में देखा जाता है। जैसे स्टिल वी इंडियंस डू वर्शिप पशुपति, दैट इज लॉर्ड शिवा। ओके, देन हमें पता होना चाहिए वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है आपका वैदिक सिविलाइजेशन, जो करीब करीब आपका 1500 BC में आफ्टर द फॉल ऑफ सिंधु घाटी, दैट इज सिंधु सभ्यता के बाद जो इंडिया में सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ उसे वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। 1500 BC से 1000 BC तक है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, एंड 1000 BC से 600 BC दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में एक जो सबसे ओल्डेस्ट रिटन रिलीजियस टेक्स्ट जिसे कहा गया है दैट इज ऋग वेदा। क्लियर, ये जो वेदा शब्द है ये आया है रूट वर्ड वीद से, विच इज अ ग्रीक टर्म, और इसका मीनिंग है टू नो, कोई चीज जानना। ठीक है, 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये जो वेदास है इनको संहितास के नाम से भी जाना जाता है।
दे आर ऑल्सो नोन एज संहितास। क्लियर। पहले हम ऋग्वेदा के बारे में देखते हैं। सबसे पुराना वेदा ऋग्वेदास है। इसमें 10 मंडल्स, 10 बुक्स आर देयर, ईच बुक इज नोन एज मंडल्स, 10 मंडलास आर देयर। देन it also includes विश्वामित्रा's famous गायत्री मंत्र, ठीक है, एंड पुरुष सुक्ता प्रेयर। तो गायत्री मंत्र कहां पर है? आपका ऋग्वेदा। और ये गायत्री मंत्र किसने दिया था? विश्वामित्र ने। द ऋग्वेदिक प्रीस्ट को कहा गया है, ऋग्वेद के टाइम पे जो प्रीस्ट थे और ऋग्वेदीस को जो प्रीस्ट ब्राह्मण जो है जो ऋग्वेदा को फॉलो करते थे, दे वेर टर्म्ड एज होत्री। ठीक है। यजुर्वेद, इट इज एक्चुअली द एसेंशियल मैनुअल ऑफ अध्वीरु प्रीस्ट, अध्वरीव प्रीस्ट, ठीक है, who was responsible for almost all the ritualistic tasks and sacrifices। ये प्रोज फॉर्म में था यजुर्वेद, ठीक है। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ब्लैक जो पहले वाला था और सबसे मोस्ट रिसेंट दैट इज व्हाइट। सामवेद ये सबसे छोटा वेद है आउट ऑफ द 4 वेदास। इसमें एक्चुअली सिंगिंग जितने भी इसके वर्सेस है, कुछ वर्सेस तो कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदिक वर्सेस, बट जो पोएट्रिकल फॉर्म में है विच फैसिलिटेट्स इन द सिंगिंग, एंड दिस सामवेदा इज स्पेशली इंटेंडेड फॉर द उद्गातर प्रीस्ट। ओके। अथर्ववेद, इट इज कंपाइलेशन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, ठीक है, काला जादू बोल सकते हैं आप, जादू टोना, तांत्रिज्म, तांत्रिक, ठीक है, ये सब अथर्ववेद में लिखा गया है। इट इज द लेटेस्ट एंड इट कंटेन्स हार्म्स, एंड कुछ तो सामवेद से भी लिया गया है, ठीक है। हर एक वेदा का 4 पार्ट है, संहितास, ब्राह्मणस, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स। ओके। मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं बता देता हूं। ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स है, मतलब मंत्रास। क्लियर। नेक्स्ट, संहितास। संहितास आर द मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ द वेदास। इसमें क्या होता है? मंत्रास, प्रेयर, देन लिटेनिस एंड द हाइम्स, मंत्रास वगैरह होता है। ब्राह्मणस, these are the prose interpretation of the संहिता चैप्टर। वेदास में जो संहिता लिखा गया है उसका इंटरप्रिटेशन है ब्राह्मणास में। एक्चुअली इट गिव्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स। किसी भी रिचुअल में जो सैक्रिफाइसेस वगैरह है वो ब्राह्मणास में लिखा गया है। आरण्यक्स ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो जंगल में जो लोगों ने अपना टाइम बिताया है, ये एक्चुअली फॉरेस्ट लाइफ के ऊपर ये टेक्स्ट है आरण्यक्स। It interprets all the sacrificial rituals in a symbolic and philosophical way. Next है आपका उपनिषद। 108 उपनिषद है टोटल, 13 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक उपनिषद में होता क्या है? वैरायटी ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट सैक्रिफाइस, त्याग के बारे में बताया गया है। बॉडी, शरीर के बारे में बताया गया है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। कहां पर? उपनिषद में। They are most closely associated with the concept of Atman and Brahman. उपनिषद से ही बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा वो है जो इस दुनिया को बनाया है। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। यह माना जाता है कि द 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स ऑफ the Sanatan Dharma, Ramayana and Mahabharata were written during the later Vedic era। और उसी टाइम में आर्यन कल्चर एक्सटेंड हुआ ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट एंड कन्याकुमारी टू द साउथ। आर्यन कल्चर पूरे इंडिया में एक्सटेंड हुआ 400 BC में। क्लियर। हमें यह जानना चाहिए कि भारत में 705 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। 2001 सेंसस के हिसाब से 1013 लैंग्वेजेस भारत में यूज किया जाता है एज मदर टंग, जिसमें से 122 मेन लैंग्वेज है,
कॉन्स्टिट्यूशन ने माना 22 लैंग्वेजेस आर देयर विच आर स्टेट लैंग्वेजेस एंड दीज आर रिटन इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मोर देन 3000 local dialects. Dialects is not language, it is a part of language and type of language. सेम लैंग्वेज का अलग अलग टाइप जो वर्जन है उसे हम डायलेक्ट्स कहते हैं। क्लियर? यह माना जाता है कि वैदिक कल्चर का जो मेन आर्किटेक्ट है कुछ नॉर्डिक पीपल जो आर्यन भाषा बोलते थे। द्राविडियंस जो मेडिटेरियन से आए, मेडिटेरियन से ही उनका उत्पत्ति है यह माना जाता है, बट नॉर्डिक आर्यंस भारत में एंटर कर चुके थे। कुछ अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल जो 1 by 1 भारत में एंटर किए, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड्स, निग्रोज, ऑस्ट्रिक्स, मंगोलॉइड्स। मंगोलॉइड्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी दो ट्राइबल्स आपको मिलेंगे दे आर द ओरिजिन, मंगोलॉइड्स ओरिजिन, बट आई कंसिडर माई सेल्फ एट द ओरिजिन ऑफ आर्यन। इट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे यही लगता है कि मैं शायद आर्यन सी हूं। इट मे नॉट बी ट्रू बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सिस्टेड देयर। ठीक है, एंड वेस्टर्न बर्सेफेलिक ग्रुप्स ऑफ पीपल एंटर्ड इंडिया एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन द कंट्री। एक्सपर्ट्स ने यह आइडेंटिफाई किया कि देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ दीज पीपल हु हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर द आर्यंस इन द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आर्यंस के आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे, अलग जो ग्रुप्स ऑफ पीपल वो भारत में आए थे उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पहला, कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस कल्टीवेशन आर्यंस के आने से पहले ही भारत के लोगों को पता था। प्रिपरेशन ऑफ मोलासेस दैट इज गुड़ फ्रॉम द शुगर केन। क्लॉथ मेकिंग, कॉटन से क्लॉथ बनाना। उसके बाद यूज ऑफ सिंदूर, रिलीजियस जितने भी काम होते हैं धार्मिक कार्य में सिंदूर की उपयोगिता, ये भी बोल सकते हैं। टर्मरिक का यूज करना, एलिफेंट्स को टेमिंग करना, है कि नहीं? ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्ट्रिक्स जो आर्यन से पहले आए थे ये माना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्ट्रिक्स इनटू द इंडियन कल्चर। सो ये आपको बताना है कि इंडियन कल्चर में ऑस्ट्रिक्स के कंट्रीब्यूशन क्या है। उन्होंने राइस कल्टीवेशन करना सिखाया, मोलासेस प्रिपेयर करना सिखाया, फिर टर्मरिक का यूज सिखाया, एलिफेंट को टेम कैसे करते हैं वो सिखाया। मतलब एलिफेंट को वाइल्ड से डोमेस्टिक बनाना, दैट इज टेमिंग ऑफ एलिफेंट। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी। We know that in India there is diversity in terms of language, in terms of religion, in terms of caste, in terms of race, ethnicity। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, still we are united। तो ये कैसे है? हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस देखते हैं। आर्यन कल्चर जैसे एक्सपांड हुआ, it led to the assimilation of diverse traditions and transformation from the Aryan roots। आर्यन जैसे आए, जो लोग रह रहे थे उनके साथ मिंगलिंग हुआ जिससे कल्चर में परिवर्तन आया। रिलीजियस टॉलरेंस, ये हमको अभी से नहीं एंशियंट एरा से पता है कि वी मे फॉलो डिफरेंट फेथ स्टिल वी कैन एग्जिस्ट टुगेदर। दैट टुगेदरनेस, रिलीजियस टॉलरेंस, दैट इज सहिष्णुता, ये हमको एंशियंट एरा से ही पता है। ठीक है, एंशियंट एरा में ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड आप देख सकते हैं अशोका, मौर्यन रूलर, द ग्रेट मौर्यन रूलर अशोका, दो ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, स्टिल ही प्रेस्ड डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्टेड दैट टाइम। स्टिल इन आवर सोसाइटी वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी ऑफ डाइवर्स रिलीजन, इस्लाम, हिंदुइज्म दैट इज सनातन, देन जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म। Still we coexist and we consider ourselves that we are the Indians। So ये रूट कहां से आया? ये रूट आया आपका एंशियंट पास्ट से, जहां पर बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते थे और सारे लोग इकट्ठा रहते थे, तो वो एंशियंट से ही आया है। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे फॉरेनर्स ने भारत में आक्रमण किया, भारत में इन्वेड किया, उसके बाद वो भारत के लोगों के साथ एसिमिलेशन किए, उनका इन्फ्लुएंस भी दिखा जाता है, जैसे पार्शियंस,
ग्रीक्स, मुगल्स। कल्चरल डाइवर्सिटी, जब भारत का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी सेम नहीं है कि नहीं, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वो वास्ट है, इट हैज लेड टू द वेरिएशन इन द कल्चरल हेरिटेज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। कुछ भारत में जो एरिया है फर्टाइल है, वहां के कल्चर अलग होंगे, और कुछ एरियाज बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, जैसे पहाड़ है। अभी देखिए पहाड़ों में लोग ज्यादा चावल नहीं खाते, ठीक है, जो जिस एरिया में फर्टाइल एरिया जहां है उधर लोग चावल खाते हैं, वीट खाते हैं, और जहां पर आप देखिए कि वीट और जो आपका राइस है कम कल्टीवेट होता है, वहां पर लोग उनका स्टेपल फूड अलग है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी हुआ। कल्चर आपका फूड हैबिट होता है, आपका फेस्टिवल्स होता है, आपका क्लोथिंग सेंस होता है, आपका रिलीजन होता है, ऑल दिस इंक्लूडेड इन द कल्चर, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म, इंडिया का जो कल्चर है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। क्लियर, हम ये फॉलो करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू यूनिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारत में यूनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर यूनिटी को फोस्टर करते हैं। पहला, हिंदुइज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। हिंदुइज्म इटसेल्फ प्रैक्टिसेस मल्टीकल्चरलिज्म। सनातन धर्म में बहुत सारे आपको बिश्नोई कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, यादव मिलेंगे, जाट मिलेंगे, गुर्जर मिलेंगे। सो डिफरेंट, सबका रिलीजन एक है, कल्चर अलग है, स्टिल दे कोएक्सिस्ट। सो ये हिंदुइज्म मल्टीकल्चरलिज्म पहला कारण पॉलिटिकल यूनिटी है। जिसे मौर्यन या गुप्तन एम्पायर्स में हमने देखा कि दे कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल यूनिटी एज वेल एज रिलीजियस एंड कल्चरल जेनरसिटी। रूलर्स ऑफन प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज, जैसे मौर्यन एम्पायर, अशोका, इवन अकबर द ग्रेट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, है कि नहीं। अकबर को ग्रेट इसीलिए माना जाता है, ही हैड टॉलरेंस रिगार्डिंग ऑल द रिलीजियंस, बिकॉज ही हैड मैट्रिमोनियल एलाइज विद द राजपूताना रूलर्स। आमेर के राजा जो भारमल है, उनका जो पत्नी है जोधा भाई, आमेर की राजा थे, भारमल की बेटी थी, उन्होंने हिंदू से शादी किया, और हिंदू पत्नी होते हुए उन्होंने रुकैया बेगम से भी शादी की, और हिंदू जो पत्नी जोधाबाई थी उनको पूरी तरीके से अपना रिलीजन फॉलो करने की आजादी थी। सो इसी तो उनका रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। सम ऑफ द एपिक लिटरेचर जैसे रामायण, महाभारत, इसमें रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया है। कल्चरल एक्सचेंज, जैसे इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, सब एक साथ रहते हैं, अपने बारे में बताते हैं, इसीलिए कल्चरल एक्सचेंज होता है। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ब्रेस्ड सेकुलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलरिज्म वर्ड है, सेकुलरिज्म। जो इंडियन सेकुलरिज्म है इट इज नॉट टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिलीजन। इंडियन सेकुलरिज्म में जितने भी आपके कोई भी रिलीजन हो, अच्छी बातों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज फोस्टर्स एंड प्रोमोट द पॉजिटिविटी ऑफ ऑल द रिलीजन एंड हिंडर्स द निगेटिविटी। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हज यात्री हर साल हज यात्रा पर जाते हैं फ्रॉम द इस्लामिक रिलीजन, इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट्स इट। इवन दोज हु गो फॉर अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, दोज हु गो फॉर सॉरी करतारपुर साहिब पाकिस्तान में जो है फॉर सिखिज्म। सो जितने भी अच्छी चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रमोट करता है, निगेटिविटी को कर्टेल करता है। सो इंडियन जो सेकुलरिज्म है यही टॉलरेंस की बात करता है, और ये टॉलरेंस एंशिएंट पार्ट से आया है इंडिया में। क्लियर। अभी हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, जो भारत में सबसे एंशिएंट लिटरेचर अगर था वो संस्कृत लिटरेचर हुआ करता था, एंड इसे सोल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहा गया है। वेदास, वेदांगस, उपनिषद्स जैसे कि ब्राह्मणस, आरण्यक्स, ऑल आर की एग्जाम्पल ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। रामायण एंड महाभारत, महाभारतम में ही भगवद गीता है,
रिसेंटली एक थर्ड गेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवत गीता इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक। भगवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, जहां पर लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को ज्ञान देते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर, बिकॉज अर्जुन नहीं चाहते थे कि वो युद्ध लड़े अपने ही लोगों के खिलाफ। ठीक है, फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए, कि वी शुड फॉलो आवर ड्यूटी, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अबाउट द आउटकम्स, आवर वर्क शुड बी ड्यूटी ओरिएंटेड, नॉट द गोल ओरिएंटेड। गोल इज नॉट इन आवर हैंड, it may vary, but the only thing which is in our hand, it is the way of doing. That is, process is important, not the goal itself. Got it? कुछ पुरानास हैं, जैसे पुरानास सिग्निफिकेंट एंशियंट टेक्स्ट है, वाइड वैरायटी ऑफ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट स्टोरीज है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये एक नोटेबल पॉलिटिकल ट्रीटीज के बारे में बताता है। मेडिसिन के फील्ड में है चारक संहिता बाय चारक, चारक संहिता है बाय चारक, सुश्रुत संहिता है बाय सुश्रुत, ये मोनुमेंटल मेडिकल टेक्स्ट है। कालिदास के कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जैसे शकुंतला, मेघदूतम, इजंट इट। उसके बाद जैसे शूद्रक ने लिखा था मृच्छा कातिका, वानवट ने लिखा था हर्षचरित। फिलोसॉफिकल वर्क्स भी है, जैसे कपिला ने लिखा था सांख्य फिलोसॉफी, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था, गौतमा ने न्याय सूत्र, वद्रायन ने ब्रह्म सूत्र, कन्नाडा विच इज द फाउंडर ऑफ विशेषिका स्कूल, जामिनी ने लिखा था मीमांसा सूत्र, रामानुज विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी, माधवाचार्य द्वैत फिलोसॉफी। कालहांस का राजतरंगिनी एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है विच इज नरेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, द टेक्स्ट विच एक्चुअली नरेट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, दैट इज राजतरंगिनी, दैट वाज रिटन बाय कल्हान। साइंटिफिक वर्क्स आर ऑल्सो देयर, जैसे आर्यभट्ट का है आर्यभट्टीय, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। वराह और मिहिर का है बृहत संहिता। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मास्पुत सिद्धांत। भास्कराचार्य का 1 और 2 दोनों ही साइंस के फील्ड में उनका काम बहुत अच्छा है, सिद्धांत शिरोमणि। महर्षि भरद्वाज ने लिखा वैमनिका शास्त्र, वैमनिका शास्त्र मतलब विच इज रिलेटेड टू एंशिएंट एरोनॉटिक्स, महर्षि भरद्वाज ने लिखा था। आज जो नासा ये बोलता है कि सब कुछ उसने किया है, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ये बता दिया था कि ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी बहुत पहले ही, जियोग्राफी का जो मीनिंग था, हम लोग क्या थे, भूगोल पढ़ते थे। भूगोल मीन्स ये जो अर्थ है ये गोलाकार है। संगम लिटरेचर ऑफ द साउथ इंडिया आर ऑल्सो ग्रेट क्लासिकल वर्क्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द लिटरेरी कल्चर ऑफ दैट टाइम। Writings reflected the life, values, knowledge of time spanning fields such as medical treatment, engineering, science, politics, सबके बारे में लिटरेचर अवेलेबल था इंडिया में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो बुक्स या लिटरेचर अभी तक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कैन बी रिलीजियस टेक्स्ट और मे बी ऑफ अदर टेक्स्ट, जैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, गुरुज की रिस्पेक्ट करना, जो भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, परसूट ऑफ नॉलेज एंड स्कॉलर्स, हमेशा ज्ञान के प्रति आग्रही रहना, एंड इवन द कास्ट सिस्टम जो वैदिक रिलीजन से ही, वैदिक लेटर वैदिक एरा से ही आता है, कास्टिज्म। कॉन्सेप्ट जैसे कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, मीन्स ये व्हेन आई से आई एम, मैं, ये मैं कौन है, मैं, जब मैं बोलता हूं मैं, ये मैं कौन है, माई बॉडी और माई सोल। ठीक है, सो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मीन्स इवन भगवत गीता में भी बताया गया है कि ये शरीर नष्ट हो सकती है, बट ये जो आत्मा है ना तो उसे जलाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है। इट्स ए एनर्जी। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इन दिस सेम वे सोल इज ए एनर्जी। ठीक है,
मोक्ष के बारे में बताया गया है, लिबरेशन, दैट इज लिबरेटिंग द आत्मा फ्रॉम द सर्कल ऑफ डेथ एंड बर्थ, दैट इज मोक्ष, लिबरेशन। स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया, पाप पुण्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल मैसेज दिया जाता है लिटरेचर से, जैसे मुंडका उपनिषद में बताया गया है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की विजय होती है। महाभारत में बताया गया अहिंसा परमो धर्म, मीन्स नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। रामायण से लिया गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदोपि गरीयसी, मीन्स मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, दिस इज अवर कल्चर, दैट इज व्हाट वी एज अ सनातनी शुड फॉलो। I not only call as Sanatani, but I call all the Indians. We should follow this sort of culture. That is Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, which has been taken from Upanishad. And one of the most popular prayer, Om Asatoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya मृत्युर्मा अमृतम गमया। इसका मतलब क्या है? ओम असतोमा सद्गमया मीन्स लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ, इग्नोरेंस एंड टू ट्रूथ। मुझे इग्नोरेंस, अनट्रूथ, मिथ्या से सत्य की ओर आकर्षित करे, मुझे असत्य से सत्य की ओर जाना है। तमसोमा ज्योतिर्गमया, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, मुझे अंधेरे से स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ना है। मृत्युर्मा अमृत गमयम मीन्स लीड मी फ्रॉम डेथ, mortality to immortality, that is eternal life of liberation. Not I am not talking about immortality in terms of body, immortality in terms of soul. Okay, so ये जो writings थे later translated into various Indian languages. The values in these books have been carried on Indian families through customs, जैसे नाम कीर्तन से हुआ, religious text से आया है, स्मृति से भी आया है. Okay, the teachings from these works have been adopted as the core value of Indian life. ठीक है, ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के बारे में. Temples as well as other places of worship actually reflects the architectural history of India from the ancient time onwards. सुल्तानेट पीरियड में या फिर बादशाही एरा जिसे बोलते हैं, हमें दिखाई देता है 4 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे मॉस्क दैट इज मस्जिद्स, पिलर्स मीनार्स, पैलेसेस दैट इज मंजिल्स एंड मकबरा. मकबरा मीन्स आप बोल सकते हैं टॉम्ब. ओके, एक होमवर्क ये है, आपको बताना है ताजमहल ये एक पैलेस है या मकबरा है. You need to tell me in the comment box that Taj Mahal is मकबरा और ताज महल is पैलेस. ठीक है, डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल भारत में है. नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है. तो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर: नागर स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल एंड वेसारा स्टाइल. नागर स्टाइल एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में फेमस है, द्राविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में फेमस है, और वेसारा स्टाइल ये एक फ्यूजन है जो नागर स्टाइल और आपका द्राविड़ स्टाइल दोनों का मिक्सचर है. ठीक है, इट एक्चुअली लाइज बिटवीन, वेसारा जो है विंध्या माउंटेन और कृष्णा रिवर के बीच में है. तो पहले पढ़ते हैं हम लोग नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ध्यान से देखना. ठीक है, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. पहला जो ये टेंपल है एकदम नीचे से अगर देखें हम लोग, पहला है आपका जगती. जगती का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म. उसके बाद एंटर स्टेप से ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आता है आपका जंगा दैट इज वॉल्स. उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ. हर एक मंदिर में आपको दिखाई देगा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में प्रदक्षिणा पथ दैट इज एम्बुलेटरी. ओके,
उसके बाद अगर ध्यान से हम देखें, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप। अर्धमंडप मतलब एंट्रेंस में ही जो मंडप मिलता है दैट इज अर्धमंडप। मंडप दैट इज असेंबली हॉल फॉर द प्रेयर्स। महामंडप फॉर द लार्जर असेंबली। उसके बाद अगर हम देखें सो यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा अमलक, ये वाला हिस्सा दैट इज अमलक, व्हाट इज प्योर एसेंस। उसके ऊपर है आपका कलश दैट इज सिंबॉलिक वाटर पॉट विच इज पुट इन द शिखर, शिखर के ऊपर होता है। अंतराल, अंतराल जो गर्भगृह है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। गर्भगृह, गर्भगृह मीन्स जहां पर सेंक्टम सेंक्टोरम, गर्भगृह मीन्स सेंक्टम सेंक्टोरम वेयर द मेन डाइटी इज केप्ट इन ए टेम्पल। एक टेम्पल में जहां पर मेन डाइटी को रखा जाता है उसे कहते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम और गर्भगृह। ठीक है, उसके ऊपर देखिए ये जो डोम शेप है ये वाला, इसे शिखर कहते हैं। शिखर जो हाफ स्पायर है इसे उरु शिखर कहते हैं और टोटल स्पायर को कहते हैं शिखर। क्लियर? ये दिस इज द नागरा स्टाइल। सो नागरा स्टाइल में एक चीज देखा आपने, जो शिखर है वो डोम शेप का है ऐसे। ओके, वही चीज चेंज हो जाएगा आपका साउथ इंडियन स्टाइल में। सो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर के नाम देखते थे। कांद्रिया महादेव टेम्पल जो मध्य प्रदेश में है वो नागरा स्टाइल का है। सान टेम्पल कर्नाटक, सान टेम्पल मोदेरा गुजरात और ओजियान टेम्पल गुजरात में, ये सब क्या है आपका नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। अभी हम पढ़ेंगे द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ध्यान से देखिए, ये द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। द्राविड़ा टाइप स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में पहली चीज आपको जो मिलेगा वो है गोपुरम, गेट। गेट में बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस वन। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको गेट में ही मिल जाएगा। अगर किसी ने इवन इन गुवाहाटी, ये टेम्पल कहां पर है आप लोग कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। दैट इज साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, गोपुरम। उसके बाद जब आते हैं फिर मंडप, गर्भगृह, सेंक्टम सेंक्टोरम वो तो पता ही है। यह है आपका शिखरा, शिखरा, और यह है विमान। तो उसमें जो शिखर था वो था डोम शेप, यहां पर जो विमान है वो है स्टीप शेप। ये वाला शेप है विमान का, दैट शिखर ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई, ये साउथ इंडियन स्टाइल दैट इज द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गोंगाईकुंडा चोलापुरम टेम्पल, देन शोर टेम्पल महावरीपुरम। ठीक है, कुछ कंपैरिजन अगर देखें तो ये जो शिखर है ये विमान है, ये स्टीप है और ये डोम शेप है। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में गर्भगृह, यहां पर भी गर्भगृह है। ओके, गोपुरम इज जो आपका नागर स्टाइल में गोपुरम नहीं मिलता, बट द्रविड़न स्टाइल में गोपुरम इज कॉमन, वेरी कॉमन। द्रविड़न स्टाइल टेम्पल में गोपुरम जरूर रहेगा, वेरी कॉमन, दैट इज द गेट। ओके, देन डिफरेंट मंडपास टुगेदर, अर्ध मंडप, महामंडप, ये सब रहेगा। और यहां पर डायरेक्ट मंडप आता है। देयर इज नो अंतराल, अंतराल नहीं है, वेस्टिब्यूल नहीं है, पर यहां पर एक अंतराल आपको मिलता है। गर्भगृह से पहले एक अंतराल आपको जरूर मिलेगा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। आप यहां पर देख सकते हैं, ये नागरा स्टाइल का है, ये द्राविड़ा स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस इज वेसारा, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ। क्लियर? ये कुछ वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल अगर हम देखें, शोर टेम्पल जो पल्लावास ने बनाया था, विद्धेश्वर टेम्पल जो चोलास ने बनाया था, रामेश्वरम टेम्पल जो नायक्स ने बनाया था, और चिदम्बरम टेम्पल पांड्यस ने बनाया था। क्लियर? ये वन ऑफ द बेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो इलोरा केव में है, कैलाश टेम्पल। इसका आर्किटेक्चर इतना खतरनाक है, अगर आप जाओ, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, में आपको मिल जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र।
ये जो पूरा टेम्पल है, कैलाश टेम्पल, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये पूरा एक ही स्टोन को काटकर बनाया गया है और वो भी ऊपर से नीचे की ओर कटिंग किया गया है, डाउनवर्ड्स कटिंग। मतलब जिन लोगों ने स्कल्प्टर ने बनाया है, ये ऊपर से नीचे की ओर काटा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये और एक है पड़ाकल, ये एक मंदिर है वेसारा स्टाइल का, वेसारा स्टाइल। ठीक है। स्टूपास, एमोंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूपास इन द कंट्री, जो सांची में है, इसे माना जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल और आइडियल है। स्टूपास क्या है? लॉर्ड गौतम बुद्धा जब महापरिनिर्वाण में चले जाते हैं, मतलब जब उनका देहांत होता है, एक्चुअली बुद्धिज्म में देहांत तो होता नहीं है, उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। जब बुद्धा समाधि लेते हैं तब उनका एशेस को अलग अलग डोम्स में रख दिया गया था और बुद्धा का जो रेलिक्स एक जगह पे रखा गया है, दैट इज सांची स्तूपा। आप लोग को बताना है कि यह सांची स्तूपा कहां पर है। दिस इज सांची स्तूपा। क्लियर? इसका आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो ये देखिए, पहला ये जो गेट है इसे बोलते हैं तोराना, आर्क्ड गेटवे। दिस वन, दिस इज तोराना। नीचे जो बाउंड्री वॉल है उसे बोलते हैं वेदिका। ये क्या है? वेदिका। उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा जाए नीचे, इधर भी वेदिका है, ये तोराना है। यहां पर आपको मिल जाएगा प्रदक्षिणा पथ, अपर सरकम एम्बुलेटरी पाथ। ठीक है। उसके बाद स्टेयरवे मिलेगा चढ़ना के लिए। फिर आप जब ऊपर जाते हो, ये जो डोम शेप है, हेमिस्फेरिकल डोम है, इसको बोलते हैं अंडा या फिर अंड बोलते हैं, अंड। ओके। देन ऊपर ये वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे हार्मिका। और एकदम ऊपर जो है उसे अम्ब्रेलाज या फिर छत्रावली बोलते हैं। ये देखिए, ये है छत्रावली, दिस इज हार्मिक, और ये है अंड। ओके। नेक्स्ट, पारसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो टर्की, अफगान और मुगल एराज में यूज किया गया। ताजमहल जो मुगल पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड माना जाता है। ताजमहल के साथ साथ अजंता केव्स और एलोरा केव्स, सांची स्तूपा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। ये देखिए आपका एलोरा केव्स में कैलाश महादेव टेम्पल। ओके, दिस इज अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। क्लियर? देख सकते हैं आप, ये गौतम बुद्ध की स्कल्पचर है। ओके। अंदर जाने से आपको पेंटिंग्स मिलेंगे, बिहारास मिलेंगे, ओके, एंड स्तूपास में मिलेंगे। स्कल्पचर, अभी हम पढ़ेंगे स्कल्पचर के बारे में। भारत का जो स्कल्पचर है वो वैदिक पीरियड, इंडस पीरियड में ही अपना जेनिथ में पहुंच जाता है, अपना पीक में, ऑप्टिमम में पहुंच गया था। ये माना जाता है कि उस जमाने में स्कल्पचर्स जो है बनाया जाता था मिट्टी से, पत्थर से, ब्रोंज, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड से। Among those sculptures, some of the statues were simple, कुछ स्ट्रेट थे, कुछ अनप्रोपोर्शनल थे, आदर जैसे बाइफोक्रेटेड, 2 टुकड़ों में थे, 3 टुकड़ों में थे, 4 टुकड़ों में थे। और ये सब सारे स्कल्पचर्स कुछ ना कुछ फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता था, जैसे पीस, शांति, कंफर्ट, एंग्विश रिफ्लेक्टेड इन द फेस ऑफ द स्टैचू। बहुत सारे स्टैचूज ऑफ दिस काइंड क्राफ्टेड विथ माइक्रो आर्टिस्टिक हैंड्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। पीपल मेड स्टैचूज, किन किसके स्टैचूज बनाए? गौतम बुद्ध, दैट इज प्रोपागेटर ऑफ बुद्धिज्म। महावीर, जैनिज्म के प्रोपागेटर, प्रोजेनिटर मान सकते हैं, नॉट प्रोपागेटर, प्रोजेनिटर। डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदूज, फेरीज, इवन डिफरेंट एनिमल्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ये स्कल्पचर्स बनाया गया। ठीक है। One of the most important sculptures, that is Ashokan pillars, are closely related to Gautam Buddha's life, and these are important elements of Indian
कल्चर। एंशियंट एरा में बहुत सारे किंग ने पैट्रोनाइज किया। देखिए जो स्कल्पचर्स बने होंगे इसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो पैसा किसी ना किसी किंग को तो देना पड़ेगा ना, तो लॉट्स ऑफ किंग्स पैट्रोनाइज्ड दिस स्कल्पचरल वर्क्स। क्लियर? ये देख सकते हैं आप, दिस इज द अशोकन पिलर। नीचे इंस्क्रिप्शन अशोका का है, कुशांस का है, गुप्तास का है, हर कोई आया इसमें लिखा। ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं शफ्ट, उसके ऊपर है ये जो बेल शेप्ड है, ये इनवर्स मतलब उल्टा उल्टा इन्वर्टेड लोटस है। ये वाले हिस्सों को कहते हैं एबाकस, उसके ऊपर है कैपिटल और लास्ट में है ये विल। सो हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है यही से लिया गया है, दैट इज कैपिटल। ओके, दिस अशोकन पिलर। ओके, नेक्स्ट। सो स्कल्पचर में मेनली इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, गंधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल एंड अमरावती स्टाइल। ध्यान से देखिए, ये है गंधार स्टाइल, ये है आपका मथुरा स्टाइल और ये है अमरावती स्टाइल। ओके, ये तीनों का डिफरेंस हम देखते हैं कि अलग अलग क्या है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, गांधारा स्कूल में ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर्स, इंद्रो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। मथुरा स्कूल में जो एक्चुअली इंडिजिनियसली डेवलप था, इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एकदम ना के बराबर था। अमरावती ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्कूल ही है जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं था। इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज करते थे गंधारा स्कूल में? बुलिश ग्रे सैंडस्टोन, वाइल द लेटर पीरियड में मड और स्टूको भी यूज करने लगे। मथुरा स्कूल में यूज करते थे रेड सैंडस्टोन और अमरावती स्कूल में मार्बल्स, वाइट मार्बल्स यूज किया जाने लगा। रिलीजियस इन्फ्लुएंस अगर देखें तो गंधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल एंड अमरावती। गंधार स्टाइल में बुद्धिज्म, ग्रेको रोमान पैंथन का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। मथुरा स्टाइल में तीनों रिलीजियन, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, तीनों रिलीजियन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और जो अमरावती स्टाइल है इट इज मेनली ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ओनली। पैट्रोनेज, गांधार को पैट्रोनेज किया कुशान रूलर्स ने, मथुरा को पैट्रोनेज किया कुशान रूलर्स ने, बट अमरावती स्कल्पचर्स को पैट्रोनाइज किया सातवाहन रूलर्स ने। सातवाहन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर तांतिदुर्ग। एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो आपका गांधार एरिया है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा डेवलप हुआ। और जो मथुरा स्टाइल है वो मथुरा एरिया में ज़्यादातर फेमस हुआ। सोंक या कंकी लिटिलिया ये सब जगह में ज़्यादा फेमस हुआ। कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको अमरावती जो स्टाइल ऑफ स्कल्पचर है ज़्यादा फेमस मिलेगा। और नागार्जुना कोंडा। फीचर्स आप देख सकते हैं कि जो बुद्धा है गांधार स्टाइल में वो स्पिरिचुअल स्टेट में है विथ वेबी हेयर, वो फ्यू ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं एंड एक योगी के पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, द आईज आर हाफ क्लोज्ड। ठीक है, आईज आधा क्लोज है, ये वाला योगी के पोजीशन में रहते हैं, आईज आर हाफ क्लोज्ड। इन ए मेडिटेशन पोज ए प्रोट्यूबरेंस इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमिनिसेंस ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा हर जगह में है। अगर हम मथुरा स्टाइल में देखें तो बुद्धा डिलाइटेड मूड में दिखाया गया है विथ ए स्माइलिंग फेस। क्लियर? फेस एंड बुद्धा एंड द बॉडी इज मस्क्यूलर, बॉडी थोड़ा मस्क्यूलर में दिखाया गया है। टाइट ड्रेस पहनते हैं बुद्धा। फेस एंड हेड आर शेवन, हेड पूरा शेव्ड है, फेस भी शेव्ड है। बुद्धा इज सीटेड इन ए पद्मासन विथ डिफरेंट मुद्रास। ठीक है, and his face reflects grace. A similar protuberance is shown in the head. यहां पर दिखाया गया है। बुद्धा का ही एक मुद्रा बहुत फेमस हुआ है, अभय मुद्रा। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड इट अबाउट इन द करंट अफेयर्स। अगर किसी को पता होगा अभय मुद्रा के बारे में
सो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लास्ट अगर देखें तो अमरावती स्टाइल में, सिंस दिस स्कल्पचर्स जनरली पार्ट ऑफ नैरेटिव वर्ड, ये कुछ नरेट करता है, ये इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा के ऊपर लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड दिस स्कल्पचर्स जनरली डिपिक्ट द लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, जैसे कि जातक टेल्स। एंड बुद्धा इज बोथ ह्यूमन भी है और एनिमल फॉर्म में भी बुद्धा को दिखाया गया है अमरावती स्टाइल में। क्लियर। पेंटिंग्स, एंशिएंट इंडिया का पेंटिंग्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिग वॉल पेंटिंग एंड स्मॉलर पेंटिंग, जो बुक में, पिक्टोरियल फॉर्म में, कपड़ों में किया जाता था। पेंटिंग्स जैसे अजंता महाराष्ट्र में है, बाग केव्स, चित्तनवाचल केव्स, अरमामलाई केव्स जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर पेंटिंग्स का अवशेष मिला है। दिस केव्स पेंटिंग्स डिपिक्ट्स द सब्जेक्ट्स, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स था उस पेंटिंग्स का, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। एमंग देम अजंता केव पेंटिंग्स जो है वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। 10th सेंचुरी स्मॉलर पेंटिंग्स लोग करने लगे बाय द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। जैसे कहाँ पर करते थे, बाक्स ऑफ साची ट्री, सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। उसके बाद जैसे आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर एंड तंजौर, यहाँ पर भी बहुत सारे पेंटिंग्स होने लगे। पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट इन बुक्स एज वेल एज 1st सेंचुरी BC में 6 स्केल ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस किया गया। आपको एक चीज पता होना चाहिए, दोज पेंटर्स आउट देयर्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये दुनिया का जो मैक्सिमम हिस्ट्री है हमें पेंटर्स के द्वारा ही पता चला। तो पेंटर्स का कंट्रीब्यूशन इमेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट नो पेंटिंग, मुझे इतना पेंटिंग आता नहीं है। अगर किसी को आता है, सो इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर यू दैट यू पीपल आर द वन फॉर विच वी कुड एबल टू लर्न द हिस्ट्री एंड द कंडीशन ऑफ पीपल एक्सिस्टेड ड्यूरिंग द एंशिएंट एरा बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। पेंटिंग से ही पता चला। क्लियर। सो 6 पेंटिंग के रूल इंट्रोड्यूस किए गए, शेप, मेजरमेंट, फिलिंग और एक्सप्रेशन टेक्निक्स, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज ऑफ सिमिलरिटी, रूल्स ऑफ यूजिंग द ब्रश के स्ट्रोक्स कैसे यूज करने हैं, ये सब सिखाया गया। पहला जो वॉल पेंटिंग में यूज किया गया, बाद में स्मॉलर पेंटिंग में यूज किया गया। कलर ऑफ दिस पेंटिंग्स वेर ऑल्सो मेड फ्रॉम नेचुरल ऑब्जेक्ट, जैसे टर्मरिक से येलो कलर हो गया, सिंदूर से रेड कलर हो गया, ठीक है नहीं, जिसे वर्मिलियन बोलते हैं, अर्थवर्म्स, ये सब से मल्टी कलर्ड भी बनाया गया। पारसी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो सुल्तानेत एरा में बहुत डिस्कवर किया गया है। अकबर के टाइम में, मुगल एरा में भी पेंटिंग्स बहुत वाइड स्प्रेड था, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दे यूज टू पेट्रोनाइज द आर्ट एंड पेंटर। मुगल एरा पेंटिंग्स वाज accompanied बायोग्राफीज ऑफ मुगल एम्पायर्स, जैसे पातशाहनामा, तूतीनामा, जहांगीरनामा। जहांगीर तो खुद एक बहुत बड़े पेंटर थे। दास्ताने आमिर हाजमा, खामसा। ओके। मुगल पेंटिंग्स के जैसे पारसी स्टाइल पेंटिंग्स में यूज्ड फॉर इलास्ट्रेटिंग हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट सच एस रामायण, महाभारत, जो पारसी स्टाइल पेंटिंग में भी यूज किया गया है। सब्जेक्ट्स ऑफ मुगल एरा पेंटिंग अगर हम देखें, उसमें पोर्ट्रेट्स, किंग्स के पोर्ट्रेट्स आपको मिलेंगे, दरबार्स, रॉयल कोर्ट्स के पोर्ट्रेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब वार में जो आपका राजा थे, जीत कर आते थे, तब वार विक्ट्रीज के आपका जो सिंबॉलिकली वार विक्ट्रीज को भी रिकॉर्ड किया जाता था। इवन हंटिंग सीन्स, गार्डन के सीन्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड मोर्स, ऑल दीज वेयर पेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट, म्यूजिक और डांस के बारे में पढ़ना है, इंडियन कल्चर। एक चीज याद रखिए, इस दुनिया का जो शुरुआत है उसे बताया गया है एक साउंड से, क्रिएशन ऑफ साउंड। तो साउंड वही से क्रिएट होता है, और उसके बाद भारत मुनि का नाट्य शास्त्र से ही वी कैन ट्रेस द origin of music and dances from भारत मुनिस नाट्य शास्त्र। इंडिया में रिच कल्चरल हेरिटेज है म्यूजिक का, रिसाइटेशन ऑफ श्लोकास, जैसे कि सामवेद से। सामवेदा जो श्लोकास है, दैट वाज संग बाय द प्रीस्ट, जिनको उद्गत भी कहा गया है, फॉर द अपीसमेंट ऑफ डाइटीज। जैसे ही समय पास होने लगा, उद्गत्स वेर डिवाइडेड इनटू वेरियस गिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग स्टाइल्स एंड देयर रिसाइटेशन हैबिट्स एंड सिंगिंग स्टाइल्स ऑल्सो। और तभी से ये गुरु शिष्य परंपरा
चलता आ रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक रिमेन स्ट्रॉन्ग इन इंडिया एंड कंटिन्यूज टू बी पार्ट ऑफ द इंडियाज म्यूजिकल हेरिटेज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट हुए हैं क्लासिकल म्यूजिक में और फोक म्यूजिक में भी, जैसे कि शहनाई। आप लोग को पता होगा शहनाई में एक बहुत बड़ा नाम, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तबला में एक बहुत बड़ा नाम है जाकिर हुसैन साहब का, है कि नहीं। सितार में जैसे या बीना संतूर, ओके। फ्लूट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ्लूट वादक के नाम आप बोल सकते हैं हरिप्रसाद चौरासिया। ठीक है, ढोल, ताल, नागर, मृदंग, खोल, नुपुर, शरिंदा एंड दूतारा, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भारत में बहुत पॉपुलर थे क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे सितार, फ्लूट, बीना एंड तबला। इंडिया इज ऑल्सो ट्रेडिशन, डांस का ट्रेडिशन में भी भारत में बहुत, म्यूजिक के साथ साथ डांस का ट्रेडिशन भी होने लगा। इसी के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के 8 डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस बताया है, जिसमें कथकली जो केरला का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी इज उड़ीसा, कथक नॉर्दर्न इंडिया, यूपी बिहार वाले रीजन में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, मणिपुरी मणिपुर में, और होत्रियो दैट इज आसाम। ओके, ये डांस आर इंटीग्रल टू द कल्चर एंड आर्टिस्टिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को रिवाइव करने में एक प्रोमिनेंट भारतनाट्यम डांसर का नाम आप याद रख सकते हैं, रुक्मणी देवी अरुंदले। ठीक है, उसके बाद कथक में जैसे बिरजू महाराज, उनका रिसेंटली 2023 में ही उनका देहांत हो गया। कथक में वो बड़े फेमस थे। कथकली, कुचिपुड़ी, ठीक है। मणिपुरी में बीरेन आचार्य, दैट इज बीरेन सिन्हा का नाम आप याद रख सकते हैं। मोहिनीअट्टम, ओडिसी, है कि नहीं। उसके बाद सत्रिया में शंकरदेव और माधवदेव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माधवदेव और शंकरदेव इन असम। भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो करीब करीब 200 BC में लिखा गया, और नाट्य शास्त्र में ही बहुत सारे ड्रामा, म्यूजिक, डांसेस के बारे में बताया गया है अराउंड 6000 श्लोकास में। ठीक है, दैट इज नाउ विल टॉक अबाउट योगा कल्चर। योगा जो है ये एक इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर है एंड इट इज रिगार्डेड एज द गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंडियंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे स्टैचूज मिले हैं जो योगा पोजेस में मिले हैं। इसका मतलब उस जमाने में भी एंशियंट इंडिया के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को योगा के बारे में पता था, उसका बेनिफिट्स के बारे में पता था। योगा इज वाइडली प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द वैदिक एरा टू, और इसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाया महर्षि पतंजलि ने इन द 2nd सेंचुरी। और पतंजलि के नाम पे आपको पता है पूरे देश में, असम में रिसेंट एक इंस्टीट्यूट भी खुला है, पतंजलि का ही एक फ्रेंचाइजी है। ठीक है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला गया है, पतंजलि हॉस्पिटल बाय स्वामी रामदेव। ओके, महर्षि पतंजलि ने एक फेमस बुक सिर्फ योग, दैट इज एक्सरसाइज के ऊपर लिखा था, जिसका नाम है योग सूत्र, which outlined the principles and practices of yoga. He also described that yoga is nothing but the way to achieve physical, mental and spiritual well-being. योगा से आप से ही कनेक्ट हो सकते हैं। You can connect with yourself. When I say yourself, not the body, I'm talking about soul. ठीक है, Patanjali shaped yoga as a complete way and philosophy of life, integrating physical postures, mental discipline and spiritual growth. ठीक है, ये आप देख सकते हैं योगा पोज।
यह देयर आर अष्टांग योगा रोल्स, 8 योगा रोल्स है जो पतंजलि के योग सूत्रा में बताया गया है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। फिर से बता रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। क्लियर? 8 अष्टांग योगा रूल। कीपिंग इन व्यू द बेनिफिट्स ऑफ योगा, यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह घोषित किया और वो शुरू हुआ 2014 से, दैट इज 2014 से। ठीक है, इस साल जो 2024 में इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया, उसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, आप लोगों को लग सकता है, अगर अभी तक वीडियो में कोई आ चुका है तो आप लोगों को लग सकता है कि जो आपका चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ आपको मिल गया है। पर क्यों दिया? ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके, कि जो टेक्स्ट में है इमेज के थ्रू समझाया, ताकि आप उस चीज़ से रिलेट कर पाओ, याद रख पाओ। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस अब तक के लिए एंड होता है ये वीडियो, और जिसने देखा अगर आपको अच्छा लगा काइंडली शेयर करना। ठीक है, और मैं तो सजेस्ट करता हूं, अगर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई भी असम गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है जहां पर आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, दिस वीडियो इज एसेंशियल। ठीक है, दैट्स इट, हैव अ गुड डे, गुड बाय।